नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं प्रज्ञा सिंह एडी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज गोरखपुर से गृह विज्ञान की कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 12 के पाठ बाल कल्याण की आधुनिक गतिविधियों पर चर्चा करेंगे। बच्चों, इस पाठ को हम दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम नजर डाल लेते हैं कि आज इस भाग में हमारे प्रमुख चर्चा के बिंदु क्या होंगे। बच्चों, सबसे पहले हम आज बाल कल्याण की अवधारणा को किस प्रकार जन्म मिला इसको जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद बाल कल्याण का क्या अर्थ है इसे जानने की कोशिश करेंगे, इसे समझने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद बाल कल्याण के क्या उद्देश्य हैं इस पर चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि बाल कल्याण किन किन क्षेत्रों में प्रयत्न करता है या किन किन क्षेत्रों में बाल कल्याण के लिए उपाय किए जाते हैं या प्रयत्न किए जाते हैं। और अंत में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि बाल कल्याण योजनाएं क्या हैं, इनके क्या उद्देश्य होते हैं और यह किस प्रकार कार्य करती हैं। चलिए बच्चों, अपने पाठ की ओर आगे बढ़ते हैं। बच्चों, हम सब जानते हैं कि आज के बच्चे कल के नागरिक हैं और राष्ट्र का भविष्य इनके हाथों में होता है। अगर ये बच्चे गुणवत्तापूर्ण हो, भली प्रकार से विकसित हो, तो वह राष्ट्र भी विकसित होता जाता है। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि इन बच्चों का पालन पोषण एवं इनका विकास उचित प्रकार से किया जाए, जिससे आगे चलकर या राष्ट्र की उन्नति में अपनी भूमिका को निभा पाएं। बच्चों, देखा जाए तो बच्चों के पालन पोषण या उनको विकसित करने की जिम्मेदारी उनके माता पिता एवं परिवार की मानी जाती है। परंतु बच्चों, ये जो बच्चे हैं या ये जो बालक हैं, जो कल के भावी नागरिक हैं, वे अपने देश के लिए एक धरोहर अथवा मानवीय संसाधन भी होते हैं जो आगे चलकर उसकी उन्नति में सहायक हो सकते हैं। अतः प्रत्येक राष्ट्र के लिए भी यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि वह अपने नागरिकों को या अपने भावी नागरिकों को वे सभी सुविधाएं, वे सभी सेवाएं उपलब्ध कराएं या उन्हें एक ऐसा वातावरण उपलब्ध कराएं जिनमें उनका विकास भली प्रकार से हो पाए, जिससे वे विकसित हो और आगे चलकर राष्ट्र की उन्नति में अपना सहायता प्रदान कर पाएं। तो इसी क्रम में बच्चों, बाल कल्याण की अवधारणा को जन्म मिला। बच्चों, हम सब जानते हैं कि भारत जैसे विकासशील देश में भी शिशु मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर में कमी निरंतर आ रही है, परंतु आज भी यह एक चिंता का विषय बना है। और इसीलिए यह आवश्यक हो जाता है कि इन बच्चों के पालन पोषण, उनको विकसित करने, उनको सुरक्षित रखने पर विशेष ध्यान दिया जाए। और इसी क्रम में बाल कल्याण को महत्वपूर्ण मानते हुए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए गए। बच्चों, चलिए अब हम सबसे पहले जानते हैं कि यह बाल कल्याण क्या है या बाल कल्याण का क्या अर्थ है। बच्चों, जैसा आप सुन रहे हैं, बाल कल्याण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, बाल और कल्याण। बाल शब्द से हम सभी परिचित हैं। बाल का अर्थ होता है बालक अथवा बच्चा, और कल्याण का अर्थ होता है सब प्रकार से होने वाली भलाई अथवा समृद्धि। और यदि हम इन दोनों अर्थों को एक साथ जोड़ दें तो बाल कल्याण का अर्थ हो जाता है बालकों का संपूर्ण कल्याण अथवा बालकों की सब प्रकार से होने वाली भलाई। सब प्रकार से होने वाली भलाई का अर्थ सभी क्षेत्रों में उनके सर्वांगीण विकास से है। सर्वांगीण विकास अर्थात सभी क्षेत्रों में होने वाले विकास। फिर उन विकास के लिए उसको जो भी उपाय या जो भी सुविधा, चाहे वह स्वास्थ्य संबंधी हो, चाहे वह उनके पोषण संबंधी हो अथवा शिक्षा से संबंधित हो, आदि विभिन्न क्षेत्र हैं, इन सब से संबंधित सभी उपायों को ही हम बाल कल्याण कहते हैं, जिन उपायों का उपयोग करके बच्चा अपने आप को पूर्णतः एक योग्य नागरिक के रूप में विकसित कर सके। इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए बच्चों,
मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। जैसे कि एक बीज को पनपने के लिए, उस बीज को पौधा बनने के लिए भी अनुकूल परिस्थितियां चाहिए होती हैं, और उनको जब तक अनुकूल परिस्थितियां नहीं मिलती हैं वह बीज पौधे का रूप नहीं ले पाता। ठीक इसी प्रकार से मनुष्यों में भी उनकी क्षमताओं का विकास तभी संभव है जब उन्हें अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं। जब अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं तो हमारी क्षमताओं का विकास भली प्रकार से हो पाता है। तो इसलिए, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया ही था कि प्रत्येक नागरिक राष्ट्रीय धरोहर है, इसलिए राष्ट्र का यह जिम्मेदारी हो जाती है कि वह प्रत्येक बालक को, जो कि कल का भावी नागरिक है, उनको एक ऐसी परिस्थितियां प्रदान करें जिनमें वह अपने आप को पूर्णतः विकसित कर सके। और इन परिस्थितियों को प्रदान करने के लिए वह विभिन्न प्रकार के उपाय या प्रयत्न या प्रयास कर सकता है। वे प्रयत्न आर्थिक भी हो सकते हैं, प्रशासनिक भी हो सकते हैं, प्राविधिक भी हो सकते हैं, शैक्षिक भी हो सकते हैं, अथवा सामाजिक आदि भी हो सकते हैं। ये सारे प्रयत्न जो एक बालक को अनुकूल परिस्थिति दे रहे हैं जिससे कि वह अपने आप को पूर्णतः विकसित कर सके, या हम कह सकते हैं कि सभी बालकों को एक समान अवसर प्रदान कर रहे हैं जिनमें सभी बालकों का विकास भली प्रकार से हो पाए, वे सारे प्रयत्न बाल कल्याण कहलाते हैं। बाल कल्याण का अर्थ बालक के संपूर्ण कल्याण से है। इसके अंतर्गत वे सभी आर्थिक, प्रशासनिक, प्राविधिक, शैक्षिक और सामाजिक प्रयत्न आते हैं जिनका उद्देश्य प्रत्येक बालक को विकास एवं वृद्धि के लिए समान अवसर प्रदान करना होता है। जब बालकों को अवसर मिलेगा तभी वे अपनी क्षमताओं का विकास कर सकते हैं, और इन्हीं प्रयत्नों को, जो उन्हें वे अवसर प्रदान कर रहे हैं, को हम बाल कल्याण कहते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि बाल कल्याण के क्या उद्देश्य हैं। बच्चों, जैसा भी अभी मैंने आपको बताया ही कि बाल कल्याण का अर्थ ही होता है बच्चे को विकसित होने के लिए समान अवसर प्रदान करना। समान अवसर प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक बच्चे की मौलिक आवश्यकताएं या मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं वह पूरी हो। तो बाल कल्याण का सर्वाधिक प्रमुख उद्देश्य है बालकों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना और उनको विकास के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराना। शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक, व्यवहारिक एवं सांवेगिक विकास के लिए सेवाओं का आयोजन करना। बच्चों, मैंने अभी आपको बताया था कि बाल कल्याण सर्वांगीण विकास पर ध्यान देता है, अर्थात सभी क्षेत्रों में विकास। सभी क्षेत्रों का अर्थ यहाँ पर शारीरिक, शरीर से संबंधित, मानसिक, मस्तिष्क से संबंधित एवं मन से संबंधित, शैक्षिक, उनकी शिक्षा से संबंधित, इसी प्रकार से व्यवहारिक, उनके व्यवहार से संबंधित एवं सांवेगिक, उनके भावनाओं से संबंधित हर प्रकार के विकास के लिए सेवाओं का आयोजन करता है। कमजोर एवं पिछड़े बालकों को सुरक्षा प्रदान करना जिससे उनका विकास अवरुद्ध ना हो और वे स्वस्थ व्यक्तित्व विकसित कर सकें। प्रत्येक बच्चा एक जैसा नहीं होता है, इसलिए यदि कोई बच्चा कमजोर है या पिछड़ा है तो बाल कल्याण का यह उद्देश्य होता है कि वह उसे सुरक्षा प्रदान करे, उसे अवसर प्रदान करे जिससे वह भी खुद को विकसित करके बाकी बच्चों के बराबरी में आने का प्रयास कर सके और एक स्वस्थ व्यक्तित्व का निर्माण कर सके। ऐसे बच्चों के लिए जो अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाई का अनुभव कर रहे हों, उनके लिए विशेष प्रकार की सेवाओं का आयोजन करना। शारीरिक, संवेगात्मक, मानसिक और सामाजिक रूप से पीड़ित बच्चों के लिए आवश्यक चिकित्सा की व्यवस्था करना तथा उनके पुनर्वास का प्रबंध करना। जिन बच्चों को किसी भी तरीके से अगर प्रताड़ना मिली है और वह उससे पीड़ित हैं, तो उन बच्चों के लिए विशेष उपचार या चिकित्सा की व्यवस्था करना भी
बाल कल्याण का प्रमुख उद्देश्य है। उन्हें दोबारा से समाज का हिस्सा बनाने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं उन्हें ही हम पुनर्वास कहते हैं। रोगों से बचाव करना तथा स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। इसके साथ साथ अंतिम बिंदु है आत्मनिर्भरता विकसित करना। बच्चों, ये सभी वे उद्देश्य थे जो बाल कल्याण सेवाएं ध्यान में रखते हुए कार्य को करती हैं, या ये कह सकते हैं कि इन्हीं उद्देश्यों के आधार पर प्रयत्न किए जाते हैं और उन्हीं प्रयत्नों को हम बाल कल्याण कहते हैं। तो आइए चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें बाल कल्याण सेवाएं उपलब्ध हैं। बच्चों, बाल कल्याण के प्रमुख क्षेत्र यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं, जिसमें सबसे पहला है उपचारात्मक सेवाएं, दूसरा विकासात्मक सेवाएं, तीसरा सुधारात्मक सेवाएं, चौथा निरोधात्मक सेवाएं, पांचवा चिकित्सात्मक सेवाएं और अंतिम बिंदु है पुनर्वास संबंधी सेवाएं। ये वह क्षेत्र हैं जिनमें बाल कल्याण सुविधाएं एवं सेवाएं उपलब्ध कराता है, जिसका लाभ उठाकर एक बच्चा विकसित हो सकता है और योग्य नागरिक बन सकता है। चलिए अब हम जानने का प्रयत्न करेंगे कि इन सेवाओं में किस प्रकार की सेवाएं सम्मिलित हैं। बच्चों, जैसा मैंने अभी आपको कहा ही कि बाल कल्याण कई क्षेत्रों में कार्य करता है। सबसे पहला विकासात्मक सेवाओं में वे सभी सेवाएं सम्मिलित होती हैं जो एक बच्चे को विकसित कर सकती हैं अथवा उसके विकास के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। फिर वह सेवाएं चाहे शिक्षा से संबंधित हो, उसके पोषण से संबंधित हो, उसकी शारीरिक वृद्धि एवं विकास के निरीक्षण से संबंधित हो। बच्चों, हम सब जानते हैं कि रोग कई प्रकार के हो सकते हैं, शारीरिक भी हो सकते हैं, मानसिक भी हो सकते हैं, दिव्यांग बालक भी हो सकते हैं। इन सब को उपचार और चिकित्सा की आवश्यकता होती है। जो सेवाएं ऐसे रोगियों को उपचार उपलब्ध कराती हैं, वे सेवाएं इन उपचारात्मक सेवाओं के अंतर्गत आती हैं। तत्पश्चात पुनर्वास संबंधी सेवाएं, तस्करी अथवा यौन शोषण की शिकार महिलाओं एवं बच्चों को जो सेवाएं पुनर्वास कर उनके उज्जवल भविष्य की ओर ले जाती हैं, वे सेवाएं पुनर्वास संबंधी सेवाओं में सम्मिलित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त निरोधात्मक सेवाएं, इन सेवाओं में कुछ कानून बना के अथवा कुछ नियम बनाकर बच्चों के विरुद्ध होने वाले अन्याय पर रोक लगाया जाता है तथा उन्हें कुछ ऐसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करते हैं ये कानून, जिससे वह स्वयं को विकसित कर सकते हैं। जैसे अनिवार्य शिक्षा। अनिवार्य शिक्षा के तहत प्रत्येक बच्चे को शिक्षा पाने का अधिकार है, जिससे वह स्वयं को विकसित कर सकता है। बाल श्रम निरोधक कानून के द्वारा कोई भी 14 वर्ष से कम बच्चे को किसी भी खतरनाक काम में नहीं लगा सकता है, जिससे कि बच्चे के विरुद्ध होने वाले अन्याय पर भी रोक लगाई जा सकती है। चिकित्सात्मक क्षेत्र। बच्चों, चिकित्सा संबंधी सेवाएं जैसे अस्पताल का निर्माण कराना, डिस्पेंसरी खुलवाना, क्लिनिक खुलवाना, बाल मार्गदर्शन केंद्रों की स्थापना करवाना इत्यादि, जहां पर भी चाहे किसी शारीरिक, मनोसामाजिक, मानसिक अथवा दिव्यांग के लिए चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध हो, वे सारी सेवाएं चिकित्सात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। और अंतिम है सुधारात्मक सेवाएं। सुधारात्मक सेवाओं में सुधार के अवसर मिलते हैं। अपराधी अथवा उपेक्षित बालकों के लिए सुधारात्मक सेवाएं जैसे शिशु गृह, बाल गृह, विशेष गृह, संप्रेषण गृह आदि संस्थागत सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इन गृहों में बालकों को रखकर उन्हें यह अवसर दिया जाता है कि वह स्वयं में सुधार लाकर विकसित कर सकें स्वयं को और एक योग्य नागरिक में स्वयं को परिवर्तित कर सकें। बच्चों, अब हम आगे बढ़ेंगे और परिचित होंगे कि बाल कल्याण योजनाएं क्या होती हैं। अभी मैंने आपको बताया कि बाल कल्याण का अर्थ है सर्वांगीण विकास की ओर बच्चों को ले जाना।
तो बच्चों, किसी भी देश की या किसी भी राष्ट्र की आर्थिक एवं भौतिक संपदा चिरस्थायी नहीं होती है जब तक उसकी मानवीय संसाधन अर्थात उसके नागरिक गुणवत्ता युक्त ना हो। अगर मानवीय संसाधनों में यह गुण है कि वह इन संपदा का भरपूर उपयोग कर सके और उसे विकसित कर सके, तो ही देश आगे बढ़ सकता है और तरक्की कर सकता है। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि इन नागरिकों के लिए विभिन्न प्रकार की राष्ट्रीय नीतियां निर्धारित की जाएं। और आपको बताया ही गया कि प्रत्येक बालक भावी नागरिक है, इसलिए इन राष्ट्रीय नीतियों में बालकों के लिए कार्यक्रमों को महत्वपूर्ण स्थान मिलना ही चाहिए। सभी देशों की भांति भारतवर्ष भी इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को एक जन आंदोलन के रूप में लेता है और इस पर पूरा ध्यान देते हुए वह अपने शासकीय एवं अशासकीय का अर्थ स्वयंसेवी संस्थाओं से है, अशासकीय संस्थाओं के माध्यम से व्यापक रूप से कार्यक्रम चलाता है। ये सेवाएं दो प्रकार से देखी जा सकती हैं। पहली, केंद्रीय योजनाएं। यह योजना केंद्रीय सरकार द्वारा लागू की जाती है और पूरे देश में समान रूप से लागू होती है। इसके अलावा दूसरा है प्रादेशिक योजनाएं। यह योजनाएं प्रत्येक प्रदेश अपनी जनसंख्या अथवा अपने नागरिकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रादेशिक स्तर पर लागू करती है। चलिए अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से केंद्रीय योजनाएं और प्रादेशिक योजनाएं कार्य करते हैं। सर्वप्रथम हम केंद्र में किए जाने वाले कार्यों पर चर्चा करेंगे। बच्चों, भारत सरकार भी काफी लंबे समय से बाल कल्याण की दिशा में कार्यक्रम चला रही है और कार्य कर रही है, और उसमें जिस बिंदुओं को उसने महत्वपूर्ण स्थान दिया है वह कुछ इस प्रकार है कि प्रत्येक बालकों को संपूर्ण विकास के लिए अवसर प्रदान किए जाएं। आपको मैंने बताया ही था कि कोई भी क्षमता तभी विकसित हो सकती है जब उसको अनुकूल स्थितियां मिलती हैं। इसी क्रम में भारत सरकार भी यह चाहती है कि अपने प्रत्येक नागरिक को वह अधिकतम अर्थात अधिक से अधिक अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध कराए और उन स्थितियों का प्रत्येक नागरिक भली प्रकार से उपयोग कर सके, वह इस बात पर भी विशेष ध्यान देती है और उसकी समुचित व्यवस्था करती है। समस्त बालकों के लिए एक व्यापक कार्यक्रम चलाया गया। व्यापक कार्यक्रम चलाया जाए अर्थात एक बड़ा कार्यक्रम चलाया जाए और सभी बच्चों के लिए चलाया जाए, जिसके अंतर्गत पोषाहार अर्थात पौष्टिक भोजन, शिक्षा, सामान्य स्वास्थ्य, समुचित देखभाल आदि की व्यवस्था की जाए। गरीब व असहाय बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा, जिससे उन्हें भी पढ़ने का मौका मिले, पाठ्यक्रम में बाधित ना हो यह शिक्षा, सबको सीखने का अवसर मिले, खेल खेल में सीख कर वह आगे बढ़ सकें। अनिवार्य शिक्षा और साथ ही साथ निःशुल्क शिक्षा की भी व्यवस्था की जाए, अर्थात प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक बच्चा शिक्षित हो। इसके अतिरिक्त विशेष सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत सबको समान अवसर उपलब्ध हो पाए। अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष सहायता उपलब्ध कराना, सामाजिक रूप से अक्षम तथा बाल अपराधी प्रवृत्ति वाले बालकों को उपयोगी नागरिक बनाने के लिए मदद देना भी भारत सरकार का प्रयास है। 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी भी खतरनाक व्यवसाय में ना लगाया जाए। इस चीज पर रोक लगाई गई है कि किसी भी बच्चे से बाल मजदूरी या बाल श्रम ना कराया जाए।
स्कूलों में, सामुदायिक केंद्रों में और ऐसे ही अन्य संस्थाओं में शारीरिक शिक्षा, खेलकूद और दूसरी मनोरंजक एवं सांस्कृतिक और वैज्ञानिक गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया जाए, जिससे बच्चों का विकास सभी क्षेत्रों में हो पाए। मानसिक दृष्टि से मंदबुद्धि, शारीरिक दृष्टि से अक्षम तथा भावनात्मक दृष्टि से विक्षुब्ध बालकों को विशेष उपचार दिया जाए, उन्हें शिक्षा प्रदान किया जाए, उनकी उचित देखभाल की जाए और उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए, जिससे वह भी विकसित होकर सामान्य नागरिकों की भांति जीवन बिता सकें। बच्चों, ये वे कार्य थे जो केंद्रीय स्तर पर होते हैं, अर्थात पूरे देश में लागू होते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसे कार्यक्रमों पर जो प्रादेशिक स्तर पर चलते हैं या जो प्रदेश सरकार अपने अंतर्गत जिन कार्यों को करती है या प्रदेश सरकार जिन कार्यों को करती है, अब हम उन पर चर्चा करेंगे। प्रादेशिक योजनाएं प्रत्येक प्रादेशिक सरकारें अपने अपने स्वास्थ्य मंत्रालयों एवं विभाग द्वारा उपलब्ध कराती है बाल सेवाओं एवं सुविधाओं के रूप में। प्रत्येक बच्चे तक ये सुविधाएं और ये सेवाएं पहुंच पाए, इस चीज को ध्यान में रखते हुए प्रादेशिक सरकार नगर में और गांवों में अलग अलग सुविधाएं उपलब्ध कराती है। तो प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं को हम दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे, ग्रामों में किए जाने वाले कार्यों का विवरण और दूसरा नगरों में किए जाने वाले कार्यों का विवरण। सर्वाधिक प्रमुख कार्य इसमें है सामुदायिक केंद्रों की स्थापना करना, जिसका प्रमुख कार्य लोगों को स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा देना है, उन्हें जागरूक करना है कि वह अपने स्वास्थ्य के महत्व को समझ सकें। गांवों के अतिरिक्त विकास खंडों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाते हैं। आज लगभग सभी विकास खंडों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा खोले जा चुके हैं, जहां ग्रामीणों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं मिलती हैं, जिससे वह अपने स्वास्थ्य की भली प्रकार से देखरेख कर सकें। और इन केंद्रों पर विशेषता गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व, प्रसव के दौरान तथा प्रसव के बाद एक शिशु की देखभाल किस प्रकार करनी है, इस पर परामर्श भी दिया जाता है। इसके साथ ही साथ परिवार नियोजन केंद्रों की स्थापना करना, जहां पर उपयुक्त परामर्श के साथ साथ सुविधाएं एवं सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है, जिससे वह अपने परिवार को नियोजित कर उसे एक सही आकार दे। इसके साथ साथ बच्चों, ग्रामीण स्तर पर किए जाने वाले कार्यों में एक महत्वपूर्ण कार्य है जन स्वास्थ्य परिचारिका की व्यवस्था करना, जिसे हम स्वास्थ्य चर, आशा बहुएं, हेल्थ विजिटर इत्यादि के नामों से जानते हैं। यह जन स्वास्थ्य परिचारिकाएं घर घर जाकर स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा देती हैं, जिससे ग्रामीण महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान एवं प्रसव के बाद किस प्रकार का आहार ग्रहण करना है, किस प्रकार से स्वयं का और अपने शिशु का ध्यान रखना है, इन बातों की जानकारी मिल सके। और साथ ही साथ एक परिचारिका को अथवा एक स्वास्थ्य परिचारिका को एक निश्चित संख्या में गर्भवती महिलाओं को, शिशुओं को और बालकों को जिनकी आयु 6 वर्ष से कम हो की देखभाल करने की जिम्मेदारी उठानी होती है। इसके साथ साथ दाइयों को प्रशिक्षित करना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रसव कराने के लिए प्रशिक्षित दाइयों की भी आवश्यकता होती है। इसलिए इन कार्यों में यह एक महत्वपूर्ण कार्य है कि दाइयों को प्रशिक्षित किया जाए, जिससे कि वह सुरक्षित प्रसव कराने में सफल हो पाए। अभी हम ये देखेंगे कि ये प्रादेशिक सरकारें नगरों में किस प्रकार के कार्य करती हैं। नगरों में बाल कल्याण संबंधी योजनाएं में सर्वाधिक प्रमुख है मातृ शिशु कल्याण केंद्रों की स्थापना करना, जहां माता और बच्चा दोनों के स्वास्थ्य की देखभाल की जाती है। इन केंद्रों में
विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं जो कि चरणबद्ध हैं। प्रसव से पूर्व की सुरक्षा। प्रसव के पूर्व में इन केंद्रों पे प्रसव के पूर्व गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच निःशुल्क की जाती है और उन्हें उस जांच के आधार पर परामर्श दिया जाता है। प्रसव के दौरान सुरक्षा। प्रसव के लिए इन केंद्रों पर सुव्यवस्थित प्रसव गृह की व्यवस्था करना, अर्थात जहां पर एक सुरक्षित प्रसव कराया जा सके ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराना और प्रसव के दौरान महिलाओं को कुशल चिकित्सक एवं प्रशिक्षित नर्सों की सेवाएं मिल सकें इस बात पर विशेष ध्यान देना और प्रसव के बाद की सुरक्षा, अर्थात जन्म के बाद माता एवं बच्चे दोनों की नियमित जांच होना, जिससे समय रहते यह पता चल सके कि बच्चे को कोई रोग अथवा माता को कोई समस्या है अथवा नहीं, जिससे रोग का पहचान करके रोगग्रस्त होने पर उनकी निःशुल्क उपचार भी किया जा सके, उनको वे सुविधाएं व चिकित्सा प्रदान की जा सके जिससे वह उस रोग से मुक्त हो सके। इन चीजों पर विशेष ध्यान दिया जाता है और विभिन्न प्रकार के खतरनाक रोगों से बचाव हेतु टीकाकरण की सुविधा भी इन केंद्रों पर उपलब्ध होती है, जिसका उपयोग कर हम विभिन्न प्रकार की बीमारियां जैसे काली खांसी, टिटनेस इत्यादि से बचाव कर सकते हैं। बच्चों, इसके अतिरिक्त नगरों में शिशु चिकित्सालयों की स्थापना कर बाल रोगियों के लिए शैया अथवा बेड की व्यवस्था करना, जिससे कोई भी बाल रोगी ऐसा ना हो जिसे समय पर इलाज ना मिल पाए। महिला चिकित्सालयों की स्थापना करना, सामान्य चिकित्सालयों में शिशु रोगियों के लिए विशेष व्यवस्था करना, उसका भी उद्देश्य यही है कि प्रत्येक शिशु को रोगग्रस्त होने पर समय पर चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध हो पाएं। प्रशिक्षित दाइयों एवं नर्सों को प्रसव कराने की छूट देना, जिससे कि प्रशिक्षित दाइयां घर पर अथवा सामुदायिक केंद्र पर सुरक्षित प्रसव करा सकें। परिवार नियोजन संबंधी परामर्श एवं शिक्षा देने की व्यवस्था करना। बच्चों, उम्मीद है आज आप परिवार कल्याण की अवधारणा से कि क्यों परिवार कल्याण को जन्म दिया गया, उसके अर्थ से किन किन क्षेत्रों में वह सुविधाएं उपलब्ध कराता है, परिवार कल्याण योजनाएं क्या होती हैं और वह किस प्रकार किन स्तरों पर कार्य करती हैं, इन सबसे भली प्रकार से परिचित हो गए होंगे। अंत में आज के इस भाग से संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पर हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। वे कुछ इस प्रकार हैं। बाल कल्याण से क्या तात्पर्य है, इसके प्रमुख उद्देश्य की व्याख्या कीजिए। ग्रामों में किए जाने वाले बाल कल्याण कार्यों का उल्लेख कीजिए। नगरों में किए जाने वाले बाल कल्याण कार्यों का उल्लेख कीजिए। और बच्चों, भारत सरकार अपने भारत देश में कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं इस समय चला रहा है, कौन कौन सी ऐसी गतिविधियां हैं जिन पर वह काम कर रहा है, जिससे कि वह बाल कल्याण की अपनी इस अवधारणा को सफल कर सके, इस पर चर्चा हम अपने अगले भाग में विस्तार से करेंगे। धन्यवाद।